संपादकीय है यह दोस्ती। www.jinsetta.com संपादकीय है यह दोस्ती। इजराइल के साथ भारत के कूटनीतिक संबंधों की उम्र यूं तो 25 साल पुरानी है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे ने रिश्तों का एक नया क्षितिज खोल दिया है। इसका असर दूरगामी और बहुस्तरीय होगा। 70 वर्षों में पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री इजराइल गया और पलक पावड़े बिछा कर स्वागत हुआ। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू तो हर शातिरेक में यह तक कह गए कि यह रिश्ता स्वर्ग में तय हुआ, लेकिन हम इसे धरती पर पूरा कर रहे हैं। राष्ट्रपति रुवन रेवलिन ने प्रोटोकॉल से परे जाकर मोदी की भावभीनी अगवानी की और उन्हें दुनिया के महानतम नेताओं में से एक बताया। बुधवार को दोनों प्रधानमंत्रियों ने आतंकवाद और सामरिक खतरों से निपटने समेत जो 7 महत्वपूर्ण करार किए हैं, उन्हें इस नई बनी नजदीकी की सौगात कहना गलत नहीं होगा। दोनों देश औद्योगिक शोध, जल संरक्षण, अंतरिक्ष कार्यक्रम, कृषि तकनीक आदि में एक योजक चिन्ह दूसरे का सहयोग करेंगे। साझा बयान में कहा गया है, हमारा लक्ष्य ऐसा रिश्ता बनाना है जो हमारी साझी प्राथमिकताओं को दिखाए और हमारे लोगों के बीच प्रगाढ़ रिश्ता बनाए। मोदी ने कहा कि भारत सीधे तौर पर नफरत और आतंकवाद से पीड़ित है, इसी तरह इजराइल भी है। नेतन्याहू ने इसका समर्थन करते हुए साफ किया कि दोनों देशों को आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की जरूरत है। जहां तक किसी देश की पहली यात्रा का सवाल है तो इसमें कोई खास कोण तलाशना निरर्थक है, क्योंकि 28 वर्षों में श्रीलंका और 17 वर्षों में नेपाल जाने वाले भी मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। देखने वाली बात यह है कि आज के दौर में दुनिया भर में वैचारिक सीमाएं धुंधली हो रही हैं और कारोबारी योजक चिन्ह सौदेबाजी वाली व्यावहारिक राजनीति का असर बढ़ा है। मोदी की इस यात्रा में भी यह व्यवहारिकता साफ नजर आ रही है, लेकिन इजराइल के प्रति मोदी के झुकाव की एक और वजह भी है। आतंकवाद को लेकर शुरू से इजराइल का कठोर रुख रहा है और मोदी का रुख भी इस मामले में बेहद कड़ा है। यह अलग बात है कि इजराइल के लिए आतंकवाद का मतलब फिलिस्तीन समर्थक कट्टरपंथियों से है, जबकि भारत के लिए पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से। ऐसे में इजराइल इस मामले में भारत की कितनी मदद करेगा, क्योंकि उसने अरब जगत के कई देशों से अपने संबंध अच्छे कर लिए हैं। चीन के साथ भी इजराइल का संबंध और कारोबार अच्छा है। चीन के साथ इजराइल का कारोबार जहां $13 अरब का है, वहीं भारत के साथ $5 अरब का। रक्षा क्षेत्र में जरूर इजराइल भारत की ज्यादा मदद कर सकता है। 2012 से 2016 के बीच इजराइल के रक्षा सामान की सर्वाधिक 41% खरीद भारत ने की है। इजराइल ने 1962 की चीन से जंग में भी भारत की मदद की थी और भारत के आणविक हथियारों से जुड़े कार्यक्रमों में भी मददगार रहा है। लेकिन फिलिस्तीन को लेकर भारतीय नजरिए की वजह से इजराइल से एक नपा योजक चिन्ह तुला रिश्ता ही रहता था। फिलिस्तीन समस्या के समाधान के लिए दो योजक चिन्ह राज्य के सिद्धांत को मान्यता देने के भारत के रुख के बावजूद अगर दोनों देशों ने एक दूसरे की बाह पकड़कर आगे बढ़ने की शुरुआत की है तो उम्मीद की जानी चाहिए कि यह परिपक्वता आगे भी बनी रहेगी। हिंदी न्यूज से जुड़े अपडेट और व्यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे संपादकीय आयोग का चुनाव। www.jinsetta.com संपादकीय आयोग का चुनाव। उच्चतम न्यायालय ने उचित ही सरकार से पूछा है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की बाबत कोई कानून क्यों नहीं है। साथ ही एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने यह टिप्पणी भी है कि इस मामले को पूरी तरह सरकार के हाथ में छोड़ देना निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता के लिए ठीक नहीं है। यह सवाल पहली बार नहीं उठा है। अनेक विधिवेत्ता और राजनीतिक चिंतक इसे समय योजक चिन्ह समय पर उठाते रहे हैं। भाजपा के विपक्ष में रहते हुए पार्टी के वरिष्ठतम नेता लालकृष्ण आडवाणी ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया को बदलने की मांग उठाई थी। उन्होंने इस सिलसिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पत्र लिखकर कहा था कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति सरकार न करे बल्कि इसके लिए एक समिति हो और उसमें विपक्ष के नेता को भी शामिल किया जाए। लेकिन न तो इस बारे में कोई पहल हुई न वह मुद्दा ही कोई खास चर्चा का विषय बन पाया।
दरअसल जो भी पार्टी सत्ता में होती है वह यही चाहती है कि जैसा चल रहा है चलता रहे, क्योंकि इस मामले में सरकार एकमात्र निर्णायक बनी हुई है। जब मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल पूरा हो जाता है, तो शेष दो आयुक्तों में जो ज्यादा वरिष्ठ होता है उसे मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया जाता है। लेकिन केंद्र के अफसरों में से चुनाव आयुक्त लायक नाम मंत्रिमंडल से चर्चा करके प्रधानमंत्री तय करते हैं और फिर प्रधानमंत्री के अनुरोध पर राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करते हैं। इस तरह मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन भी सरकार के ही हाथ में रहता है। लेकिन यह प्रक्रिया पूरी तरह एकपक्षीय है और चुनाव आयोग जैसी संस्था के लिए, जिससे हर हाल में निष्पक्षता की अपेक्षा की जाती है, ठीक नहीं है। जैसा कि सर्वोच्च अदालत ने भी कहा, इसका यह अर्थ नहीं कि आयोग की निष्पक्षता पर उंगली उठाई जा रही है। अदालत ने अब तक के सभी मुख्य चुनाव आयुक्तों के काम को प्रशंसनीय बताया है। लेकिन एक ऐसी संस्था, जिस पर पूरे देश में चुनाव संपन्न कराने की जिम्मेदारी है और जो निष्पक्षता की बुनियाद पर गठित हुई है, उसके सर्वोच्च अधिकारियों को सरकार चुने, यह एकदम बेतुका है। केंद्रीय सूचना आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिए बाकायदा एक समिति होती है, जिसके सदस्यों में लोकसभा में विपक्ष के नेता को भी शामिल किया जाता है। लोकपाल की नियुक्ति अभी नहीं हुई है, पर उसके चयन के लिए विपक्ष के नेता की भी सहमति अनिवार्य है। सीबीआई तो सूचना आयोग या संभावित लोकपाल की तरह स्वतंत्र संस्था भी नहीं है, बल्कि व्यवहार में यही देखने में आता है कि वह सरकार के सीधे नियंत्रण में काम करती है। फिर भी सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति में विपक्ष के नेता की राय ली जाती है। सर्वोच्च अदालत ने इस पर हैरानी जताई है कि निर्वाचन आयुक्तों का चयन पूरी तरह सरकार के विवेकाधिकार में है। साथ ही सरकार से पूछा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के संबंध में कोई कानून क्यों नहीं है। इस पर महाधिवक्ता ने पहले तो अदालत को यह समझाना चाहा कि याचिका सुनवाई योजक चिन्ह योग्य नहीं है, पर अदालत ने वे दलीलें खारिज कर दी। तब महाधिवक्ता ने यह टालू जवाब दिया कि कानून बनाना संसद का काम है। सवाल है कि सरकार इस बारे में पहल क्यों नहीं करती। अदालत ने याद दिलाया है कि संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयुक्तों की स्वतंत्र नियुक्ति के लिए कानून बनाने की बात कही गई थी। वह तकाजा कब पूरा होगा? हिंदी न्यूज से जुड़े अब